नमस्कार साथियों। आज हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग ऑनलाइन होकर वक्तव्य कर रहे हैं। लेकिन आज हमें सोचने वाली बात है कि आज हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि राहुल गांधी जी आह्वान करें। इस देश का नागरिक होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ बनना चाहिए कि जब जहाँ पे जैसे हो सके लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें मुहिम उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। आज बड़ी सोचने वाली बात है कि इतिहास में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि इतने अधिक तादाद में बिना विधायक के मंत्री हुए हो। आज तक देखने को मिलता था कि जहाँ भी उपचुनाव होते थे वहाँ सिर्फ होता था कभी किसी विधायक सदस्य की अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती थी, किसी कारण से सीट खाली हो जाती थी, उसी कंडीशन में वहाँ पे चुनाव हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने पूरी परिपाटी चेंज कर दी और इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने के बाद इन्होंने ऐसा कर दिया, विधायकों की खरीद फरोख्त कर दी। आप सबको सोचना होगा, हमें सबको सोचना होगा कि अचानक भारतीय जनता पार्टी में इतना इनका अपनापन हो गया। इतनी तादाद में एक साथ विधायकों का इतना यहाँ अपमान हो रहा था कि एक साथ सब भाजपा में चले गए। क्या कोई लालच नहीं है? अपने आप में कई सारे प्रश्न खड़ा करता है और हम सबको ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की चीज़ों को बार बार आम जनता के सामने लाएं। अगर आम जनता के सामने हमारे यहाँ की पब्लिक बहुत जल्दी भूलती है। आप कितनी भी चीज़ें ले लीजिए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम आम आदमी के हित में नहीं होता है, वो अपने हित में होता है। अनेकों एग्जाम्पल हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री आपदा कोष बरसों से चला आ रहा है, जिसमें आपदा के समय लोग, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल्स जो भी उसमें दान करते हैं उसकी सीओजी में रिपोर्ट होती है, उसका ऑडिट होता है। राज्यसभा लोकसभा में उसके लिए क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि उसमें कितने पैसे जमा है, उन पैसों का कहाँ कहाँ पे खर्चा किया। उसका रूल से रेगुलेशन बना हुआ था कि हम किस तरह है उसको कहाँ पैसे को खर्चा किया है। वो अकाउंट होने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड से नया अकाउंट खुलवाया और पूरे कोरोना काल में कोरोना को बचाने के बजाय उन्होंने पूरी उसकी पब्लिसिटी की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा इसमें जमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा इसमें जमा करें। और जब उसमें कितने बिजनेसमैन, आपने उस समय पेपर देखो, कोई 1500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 50 करोड़, अलग अलग तरह से लोगों ने उस पीएम केयर फंड में पैसे जमा किए। और सांसद विधायकों का कमलनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि सभी सांसदों के 2 साल की उनकी निधि उसी अकाउंट में जमा हो जाएगी। अब पीएम केयर फंड में इन्होंने पैसे जमा कर लिए और उसके बाद अभी किसी ने जब आरटीआई लगाई कि उसकी आप हमें डिटेल दीजिए, जानकारी दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि वो एक ट्रस्ट का अकाउंट है, उसकी जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है। इसलिए इनके कथनी और करनी को समझ, कितनी बड़ी बात है, कितने लोगों के साथ धोखा दिया। जितना पैसा पीएम केयर फंड में आया, हमें तो आज तक कहीं भी नहीं देखा कि कोरोना की जांच फ्री में हो रही हो। हमें आज तक कहीं भी नहीं देखा कि कोरोना की महामारी के लिए कि सब तरह के पैसे, इंस्टॉलमेंट, बैंक की किस्त, गरीबों का बिजली का बिल, सब कुछ चल रहा है। कहीं भी किसी तरह की रियायत माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आम जनता को नहीं दी गई। लेकिन फिर भी वो विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट कर करके उसमें पैसे जमा करवा लिए। अब इनसे कौन पूछे? आप पूछिए किसी, मुझे आप बताइए, अगर आपके जानकारी में किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अलावा किसी तरह से किसी को सहायता मिली हो तो बताइए। इतने महंगे कोरोना के टेस्ट हो रहे, कोरोना के टेस्ट नहीं कराया। और मोदी भक्त जो है, आप एक चीज़ सोचिए कि सब कहते हैं कि पूरी दुनिया बोल रही है, ऐसा इन्होंने प्रोपोगंडा फैलाया कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे समय में लॉकडाउन किया। किस हिसाब से कहते हैं हमें तो समझ में नहीं है। सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने इनको आगाह किया था कि कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो इनका राज्यसभा लोकसभा में इनका मजाक उड़ाया गया था राहुल गांधी जी का। उस चीज़ को आप भूलिए मत। आप सोचिए कि जब इन्होंने हेलो ट्रम्प कर रहे थे उस समय इनको लॉकडाउन करना चाहिए था। ठीक है, जब ये मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे थे उस समय इनको लॉकडाउन करना चाहिए था। और जब बाहर कोरोना के पेशेंट मिले थे उस समय इनको जितने 9 या 10 जितने हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उन एयरपोर्ट को क्लोज कर देते तो आज कोरोना यहाँ पे नहीं पहुँचता। और दूसरी बात, मैं पहले भी जब ऑनलाइन हुआ था, जब यहाँ लॉकडाउन में हमारे हज़ारों साथ फंसे हुए थे रीवा के, उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि अगर इन्होंने, जैसे अभी इनको हमेशा तुगलकी फरमान जारी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को दिखाने के लिए हमेशा तुगलकी फरमान जारी करते हैं। आप सोचिए, जब इनको लॉकडाउन करना था, इनको 2 दिन का टाइम सबको देते कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, आप सब अपने घर चले जाइए। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इस बात को सोचने वाली बात है। अगर नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर देते तो लोग इतनी भगदड़ नहीं बचती और इतने लोग जो शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं होते। ये लोग सब दो दो
3 दिन में सब अपने अपने घर चले जाते। और आज जो कोरोना की भयावह स्थिति वो कभी नहीं होती। आप सोचिए कि जब आदमी इंदौर में रुक गया, जब आदमी दिल्ली में रुक गया, जब आदमी बॉम्बे में रुक गया जहाँ कोरोना फैला हुआ था, और उसको 2 महीने 3 महीने वहां रह के अच्छा तरह कोरोना फैल गया, और उस कोरोना वाले बंदे को फिर इन्होंने दोबारा लॉकडाउन खड़ी करके बोला अब जाओ चले जाओ सीधी, जाओ चले जाओ रीवा, जाओ चले जाओ छोटे से छोटे गांव, जहां उस गांव का चीन से, उस गांव का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज उस गांव में भी कोरोना है। आप रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, एक छोटे से छोटे गांव में देखे आम आदमी गरीब अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा कोरोना से, और ये नरेंद्र मोदी जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बेचने और खरीदने में मस्त हैं। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है ये सोच के नहीं कि हम एक कांग्रेसी हैं, ये सोच के कि हम इस देश की जनता हैं, ये सोच के कि इस देश के संविधान पे इस पूरे विश्व को गर्व हुआ करता था, इस लोकतंत्र पे पूरे विश्व को गर्व हुआ करता था, उस लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी ने धज्जियां उड़ा दी हैं। इसलिए हम सबका आज फर्ज बनता है, जिस तरह अपन अंग्रेजों से लड़के देश को आज़ाद कराया था हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने, आज फिर से उसी तरह की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए अगर आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी अपन को धिक्कारेगी कि अपन ने क्या किया। इसलिए इनकी हर चीज़ में देखिए, इसी तरह इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी में भी आपको ध्यान होगा अचानक एक दिन 8 बजे आके बोलते नोटबंदी। अरे क्यों इस तरह तुगलकी फरमान यार, क्यों? आप खुद सोचिए उस नोटबंदी से कितना कुछ भी नहीं हुआ, एक भी 1 रुपए का जो पूरा कैलकुलेशन हुआ ब्लैक मनी पकड़ में नहीं आई। लेकिन इन्होंने उसी तरह उस समय देखिए दारू की दुकान में नोटबंदी चल रही, पुराने नोट चल रहे थे, और मेडिकल में, स्वास्थ्य में पुराने नोट चलना बंद हो गए थे। कितने लोग उस समय पुराने नोट के कारण, कितने लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठे थे। इसलिए महसूस करिए, ऐसा सोचिए कि वो हमारे परिवार का सदस्य था, तब अपने को सोचने पे मजबूर होगा। कितने लोग इस लॉकडाउन में भूखे मर गए बेचारे। ये सोचिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य होता तो आपको पीड़ा नहीं होती। इसलिए हमें महसूस करना पड़ेगा कि वो हमारा भाई था, हमारे देश का नागरिक था। तब हम उस जज्बात, तब उसका विरोध कर पाएंगे, तब हम लड़ाई लड़ पाएंगे, जब हम अपने आप एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे परिवार का सदस्य था। नहीं तो ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, कुछ नहीं होने वाला। इन्हें और एक चीज़ क्या था, इन्हें चिंता थी कि अगर कमलनाथ सरकार के काम को, कमलनाथ सरकार को ये और काम करने का मौका दे देते तो आने वाले 20-25 साल के लिए इनको सत्ता से हाथ धो बैठते। क्योंकि जान रहे थे कमलनाथ सरकार सिर्फ काम पे दे रही थी। आप खुद सोचिए, कमलनाथ सरकार जी अगर काम करने पे विश्वास नहीं करते तो क्या उनकी सरकार थी वो विधायक खरीद नहीं सकते थे? आप खुद सोचने वाली बात है कि जो मुख्यमंत्री था वो चाहता तो 10-15 विधायक नहीं खरीद सकता था। लेकिन कमलनाथ जी ने इस मामले पे ध्यान देने के बजाय काम करने पे विश्वास किया। उन्होंने आम गरीब को राहत दी। उन्होंने पुलिस वालों को, पुलिस वाले भी इंसान थे, उनको आज तक किसी नहीं देखा, उन्होंने उनको संडे को अवकाश घोषित किया। अनेकों जो विधवा पेंशन योजना बढ़ाई, जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसको उसमें बढ़ाया, उन्होंने राशि बढ़ाई। जो शादी होती अपनी बेटी जाती उसकी राशि बढ़ाई। इन अनेकों ऐसे निर्णायक काम किए कि इनको लगा ये तो काम करने वाले हैं, और अगर इस बार इनको अगर अभी नहीं हटाएंगे ऐसा काम कर देगा कि इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी आह्वान करें तब हम ऑनलाइन हो। हमारा फ़र्ज बनता है कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए जब जहाँ जैसा प्लेटफॉर्म मिले हमें आवाज़ एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारे इनोसेंट लोग भूल जाते, उनको बार बार याद दिलाना चाहिए कि कैसे इन्होंने नोटबंदी में हमारे लोग लाइन में खड़े होकर, आप सोचो कि जिस बंदे ने दिन भर की, जिंदगी भर की एक एक दो दो पैसे जोड़ के कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपनी बहन की शादी करेंगे, और एटीएम की लाइन में खड़ा होकर अपनी जान दे दिया, इससे दुखद कितनी इससे दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि उस पीड़ा को महसूस करें, ये सोच के महसूस करें कि हमारा भाई, हमारे बच्चा, हमारे घर का कोई बंदे के साथ इस तरह ना घटे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब एक होकर के, और जहाँ जहाँ पे उपचुनाव होने हैं आप सबको पता है अच्छी तरह से कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इस देश को आज़ाद कराने में नाखून के बराबर उनका योगदान नहीं था। आज तक इस गरीब को संभालने के लिए नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज लोग टूट पड़ रहे हैं। अपने आप में सोचने की बात है कि कोई 30 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई, आप वो लोधी जी गए वहाँ पे बड़ा मैलेरा के, आज गए उनको सदस्यता ली, दूसरे निगम मंडल का कारपोरेट निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया। अपने आप में सोचने में नहीं लगता कितना जी, इनको शर्म भी नहीं लगती कि हम किस तरह कर रहे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम लोगों को बरगला देंगे। इनको विश्वास है अपने ऊपर कि लोग भूल जाएंगे, इनको विश्वास अपने ऊपर कि हम लोगों का वोट खरीद लेंगे। अगर इस तरह की परिपाटी चलती रही तो आने वाले टाइम में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। लोग काम करने पे विश्वास नहीं करेंगे। पीएम केयर फंड में इसने हजारों करोड़ों रुपए जमा कर लिए हैं, और आने वाले चुनाव में लानबल हो जाएंगे, किसी जनता के कोई हित का काम नहीं करेंगे, और बाद में 10, 12, 15 विधायक खरीद के अपनी सरकार बना लेंगे जितने घटेंगे। इसलिए इस परिपाटी को हमें आवश्यकता है कि इस परिपाटी को यहीं पर बदल दें। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस तरह की बातों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और एक रहिए,
और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा गरीबों का सुना है, जिन्होंने हमेशा हर वर्ग की आवाज़ उठाई है। अगर उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है तो 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को भी दिया है। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि सबकी जहाँ पे सुनी जाए, इसलिए उस पार्टी के साथ रहें और लोकतंत्र के खिलाफ ऐसा आवाज़, ऐसा तमाचा इनके मुंह पे लगाएं कि आने वाले समय में इस तरह की हिम्मत करने की किसी को आवश्यकता ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।